बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब बिन आयत से। बच्चों, हमने चैप्टर 23 स्टार्ट किया, दैट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और आज हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्मोक, SMOG। ठीक है, तो स्मोक के बारे में जानते हैं। आजकल चूँकि विंटर सीज़न है तो आपने वैसे देखा होगा कि सुबह के टाइम पे आपको फोग नज़र आती है, धुंध नज़र आती है। ठीक है, तो फोग को हम स्मोक नहीं कहते। अब फोग के अंदर अगर आजकल जो चूँकि पोल्यूशन है, स्मोक वगैरह होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया डिफरेंट, तो अगर फोग के साथ स्मोक मिक्स हो जाए तो इस दोनों को मिला के हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है, एक चीज़ बनती है, उसको हम स्मोक कहते हैं। ठीक है, तो स्मोक वर्ड भी हमने स्मोक और फोग से लिया है। हमने स्मोक से हम SM लेते हैं और यहाँ से OG, तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्मोक। ठीक, तो स्मोक क्या चीज़ है? बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि जो पोल्यूटेड फोग है उसको हम स्मोक कहेंगे। ठीक है, अब वो पोल्यूशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, उसमें हम आगे देखेंगे कि स्मोक की टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली ये जो स्मोक बनता है, ये बनता है ड्यू टू पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जब आपका इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो तो जो फोग होती है, जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो आपके पोल्यूटेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में आपके पास स्मोक बनता है। ठीक है, तो अब अगर हम स्मोक को कैटेगराइज करें तो बेसिकली जो स्मोक है वो टू टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्मोक और एक को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ठीक है, ये कैटेगराइज किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले हम कर लेते हैं रिड्यूसिंग स्मोक को। जो रिड्यूसिंग स्मोक है इसको हम इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अगर हम मेजर कंस्टिट्यूएंट्स को देखें तो रिड्यूसिंग स्मोक जो है वो बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड एंड फोग। ठीक है, यानी हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जब हम इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर स्पेशली कोल वगैरह को बर्न करते हैं तो उसकी बर्निंग के रिजल्ट में वहां से स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। अब जब वहां से बर्निंग के रिजल्ट में स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं तो वो जब फोग के साथ मिक्सअप हो जाएंगे तो जो आपका स्मोक बनेगा उसको हम रिड्यूसिंग स्मोक या फिर हम इंडस्ट्रियल स्मोक कहते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग स्मोक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। अब जो रिड्यूसिंग स्मोक बनता है बच्चों, वो ज़्यादातर बनता है जो एरियाज जो हैं वो ज़्यादा कूल हों और ह्यूमिड हों, यानी जहाँ पे हवा की में नमी ज़्यादा हो और जो टेम्परेचर है वो कम हो, तो ऐसी कंडीशंस में जो है वो स्मोक बनता है। तो आप जानते हो कि ये कंडीशंस दिन में भी आ सकती हैं, नाइट में भी हो सकती हैं। सो ये जो रिड्यूसिंग स्मोक है ये दिन में भी बन सकता है और आपको रात को भी ऑब्जर्व हो सकता है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो सबसे जो ज़्यादा रिड्यूसिंग स्मोक या इंडस्ट्रियल स्मोक जो ऑब्जर्व किया गया था वो लंदन में किया गया था इन 1952। ठीक है, तो लंदन में 1952 में तकरीबन 5 दिन के लिए लंदन जो सिटी है वो जो है कवर हो गया था इस इंडस्ट्रियल स्मोक से, और वहाँ से फिर इसकी रिसर्च वगैरह स्टार्ट हुई और हमें पता चला कि जो इंडस्ट्रियल स्मोक होता है ये असल में सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसलिए चूंकि ये लंदन में पहले ऑब्जर्व किया गया था इसलिए हम इसको लंदन स्मोक भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा चूंकि ये ज़्यादा जो है वो तब होता है जब जो इन्वायरमेंट है हमारा वो कूल हो और ह्यूमिड हो, यानी जब टेम्परेचर कम हो और हवा के अंदर नमी वगैरह ज़्यादा हो तो तब ये हमारे पास ऑब्जर्व होता है। तो ये कंडीशंस बच्चों आती है विंटर में, तो इसलिए अक्सर हम रिड्यूसिंग स्मोक या जो इंडस्ट्रियल स्मोक है इसको हम विंटर स्मोक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये जो स्मोक वगैरह है इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली आपने रिड्यूसिंग स्मोक में ये याद रख लेना है कि जो मेजर कंस्टिट्यूएंट हैं स्मोक और फोग तो है ही, सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके डिफरेंट नेम हैं, रिड्यूसिंग स्मोक भी कह सकते हैं, विंटर स्मोक कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्मोक कह सकते हैं, या लंदन स्मोक या लंदन टाइप स्मोक भी इसको कहते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ठीक है, जो ज़्यादा फेमस है फोटोकेमिकल स्मोक के नाम से। अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है बच्चों? आपने केमिस्ट्री में फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे।
फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, ठीक है, या जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो अब फोटोकेमिकल स्मोक उससे हम रिलेट करके कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक की वो टाइप है कि जो तब बनती है जब जो पोल्यूटेंट्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास येलोइश कलर की हो सकती है, ब्राउनिश कलर की हो सकती है, ग्रे कलर की हो सकती है, और ये जो हमारे पास इन 3 डिफरेंट टाइप्स की जो धुंध सी है या स्मोक है वो हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि उस जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उस फोटोकेमिकल स्मोक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हमें जो फोग है या धुंध है ये हमें येलोइश कलर की नज़र आएगी, ठीक है। तो जो जो कंस्टिट्यूएंट्स यानी पोल्यूटेंट्स जो है वो डिफरेंट होंगे तो हमें ये डिफरेंट कलर की धुंध सी नज़र आएगी जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहेंगे। बनती कैसे ये हम बात कर चुके हैं कि डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, और पोल्यूटेंट्स में भी मोस्टली जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जब केमिकल रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर तो उसके रिजल्ट में जो है वो स्मोक बनती है वो उसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का एक सिटी है, तो इसके अंदर 1944 में ये सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी, तो इसलिए हम फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये ज़्यादातर फेवरेबल होता है जब टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ऐसा अक्सर समर में होता है, तो इसलिए हम इसको समर स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा तब होता है जब आपके पास ये मॉर्निंग में या आफ्टरनून में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसके मेजर कंस्टिट्यूट्स की अगर हम बात करें तो मेजर कंस्टिट्यूट उसके ओजोन और पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट यानी पैन होते हैं, ठीक है। और ओजोन की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का बड़ा रोल है, आगे हम केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बर्निंग वगैरह या जो कंबस्शन होती है उसके रिजल्ट में ज़्यादा बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जब लोग जॉब्स वगैरह पे जा रहे होते हैं या डिफरेंट अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट करते हैं तो ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब गाड़ियां जो हैं वो कंबशन इंजन यूज़ करती हैं जिसमें बर्निंग होती है, तो ज़्यादा बर्निंग की वजह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं और वो फिर आपके पास केमिकल रिएक्शन करके फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह का बायस बनते हैं, ठीक है। अब फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो आपके पास फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। सबसे पहली बात, हमने नेम ही इसलिए रखा हुआ है फोटोकेमिकल स्मोक कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस की प्रेजेंस में या फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, ठीक है, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस सनलाइट के बगैर नहीं हो सकते। तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि ये फोटोकेमिकल स्मोक जो बनेगा ये सनलाइट की प्रेजेंस में बनेगा। सेकेंड ये है कि ये ज़रूरी है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल ली कि जो हमारा कंबशन इंजन होता है, जो गाड़ियों के अंदर इंजन होता है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को बर्न करते हैं, तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह बनते हैं और इनकी प्रोडक्शन जो है वो फिर हेल्प करती है फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन में। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ VOCs होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम डेली लाइफ में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मोस्टली जो है वो वोलेटाइल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे पेंट्स हो गए, डाइज हो गए, इनको अप्लाई करने के लिए आपने देखा होगा कि इसके अंदर हम सॉल्वेंट जो है वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं और जो कि बाद में इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल पेंटिंग हम घर में भी पेंट वगैरह हम करते हैं जब, तो आपने देखा होगा कि उसको कैरोसिन ऑयल में या पेट्रोल में हम डिजोल्व करके यूज़ करते हैं। अब वो जो कैरोसिन ऑयल है वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो वो जब हम अप्लाई करते हैं तो वो इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाता है और ये जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होते हैं तो ये फिर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। और लास्ट कंडीशन जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तो तब ये स्मोक फॉर्मेशन होगी। यानी स्मोक फॉर्मेशन के लिए ये 4 कंडीशंस का होना ज़रूरी है, ये 4 चीज़ें होंगी तो ये मिलके स्मोक बनाएंगे। देखते हैं कि कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं
जिनके रिजल्ट में जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं ये मिलके जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये ऐसा कैसे होता है, आप जानते हो कि नाइट्रोजन हम मोस्टली कहते हैं कि इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती, तो नॉर्मल कंडीशंस भी ये रिएक्शन नहीं करती। ये रिएक्शन करती है जब आपके पास मोस्टली जो आजकल ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है वो होती है इनकी कंबस्शन इंजन के अंदर, जो हीट इंजन होता है, गाड़ियों का जो इंजन होता है, जब उसमें बर्निंग होती है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। और हाई टेम्परेचर के रिजल्ट में यानी जो कंबस्शन होती है हीट इंजन के अंदर, उस हाई टेम्परेचर के रिजल्ट में वहां पे मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कंबशन मोस्टली जो होती है हमारी, एक तो इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा होती है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को जला के एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, अपनी पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। और दूसरा जो ट्रैफिक है, गाड़ियां वगैरह हैं, उनके अंदर हम हीट इंजन जो यूज़ करते हैं उसके अंदर कंबशन ज़्यादा होती है। तो हीट इंजन में कंबशन की वजह से हमारे पास जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये इंटरैक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। दूसरा जो नेचुरल प्रोसेस है, लाइटनिंग वगैरह, जो जैसे बारिश होती है तो जो हम कहते हैं बादल गरजते हैं, बिजली सी चमकती है, तो उस लाइटनिंग के दौरान भी ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है और इसके रिजल्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है, हमारी एटमॉस्फेयर में शामिल होता है, तो वहां पे ये ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड की, और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक येलो कलर की गैस होती है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में जाती है तो इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है। ठीक है, आप जानते हो कि सनलाइट और मोस्टली उसमें कुछ हाई एनर्जी रेडिएशंस भी होती हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और इस तरह की, तो उनकी प्रेजेंस में इसकी हो जाती है डीकम्पोजिशन। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये डीकम्पोज होकर दोबारा से नाइट्रिक ऑक्साइड और एक एटॉमिक ऑक्सीजन बना देती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होके नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन बना देती है। अब एटॉमिक ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ इंटरैक्ट करती है तो ये ओजोन फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे ओजोन बन जाती है। ठीक है, और हमने अभी देखा है कि ओजोन मेजर कंस्टिट्यूट है हमारे फोटोकेमिकल स्मोक का। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्टली तो ना सही, इनडायरेक्टली नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे फोटो केमिकल स्मोक जो है उसकी प्रोडक्शन का बायस बने, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये हवा में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में ओजोन की फॉर्मेशन कर रहे हैं और ओजोन जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक का जो है वो मेजर कंस्टिट्यूट है। दूसरा जो हमने मेजर कंस्टिट्यूट देखा है वो है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये कैसे बनता है? अब जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि पेंट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके अंदर उनको हम अप्लाई करने के लिए या उनके फॉर्मेशन में हम डिफरेंट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स होंगे। वो हाइड्रोकार्बन्स जब इन्वायरमेंट के अंदर इवेपोरेट कर जाते हैं तो वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, जिनको हम पेन कहते हैं। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। अब पर ऑक्सी इस पॉइंट को कहते हैं, आप जानते हो कि जब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल लिंकेज हो किसी भी कंपाउंड के अंदर तो उसको हम परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। तो ये हो गया परऑक्सी, ये वाला आप जान चुके हो कि ये क्या है, एसाइल ग्रुप, और ये वाला नाइट्रो ग्रुप दैट इज नाइट्रेट। तो इससे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, और ये जो है
पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि आगे हम इनके इफेक्ट्स भी देखेंगे कि किन किन चीज़ों पे ये इफेक्ट रखते हैं, तो ये फिर फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट बन जाते हैं। अब हमने बात की कि फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर हमारे पास जो मेजर कंस्टिट्यूट हैं वो एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और एक है हमारे पास पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, जिनको हम शॉर्ट वर्ड्स में पैन भी कह सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो फिर डिफरेंट जो हमारे पास जो स्मोक है असल में वो एनिमल और प्लांट और इवन ह्यूमन बीइंग, तो इन सब की जो लाइफ है उन पे असरअंदाज होते हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके हम सोर्सेज और उनके इफेक्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और नाइट्रोजन के जो हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर मोस्टली जो ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं वो दो ऐसे हैं जिनमें जो है वो आपके पास ज़्यादा स्फीयर इफेक्ट्स हैं। एक तो है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम इनके सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि सोर्स क्या है। तो अभी हमने बात की भी है कि पहला सोर्स जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन का है वो है कंबशन ऑफ फ्यूल। अब कंबशन ऑफ फ्यूल आप जानते हो कि डिफरेंट जगहों पे होती है। सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को चलाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को जलाते हैं, ठीक है, जैसे कोल वगैरह को इस तरह से। इसके अलावा हम पावर प्रोडक्शन के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं। इसके अलावा हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनके जो कंबशन इंजन है वो सारे के सारे जो है वो इस पे चलते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे, और उनकी अंदर जो कंबशन होती है उसके रिजल्ट में हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। दूसरी बात लाइटनिंग, यानी जो नेचुरल प्रोसेस होता है लाइटनिंग जिसमें बिजली वगैरह कड़कती है, तो उसके रिजल्ट में जो हवा के अंदर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में इंटरेक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये क्या करते हैं? सबसे पहले है डिक्रीज्ड विजिबिलिटी। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाए, तो जैसे अभी हम बात कर चुके हैं, जैसे NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये येलो कलर की गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपको येलो कलर की सी धुंध सी नज़र आएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। जैसे आपका कहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब आप फोग वगैरह में जाएं तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस तक नज़र नहीं आता, ठीक है, और येलो कलर की फोग हो तो फिर तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है ये हार्ट और लंग्स प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्लांट ग्रोथ को जो है वो कम कर देती हैं, प्लांट्स पे ये इफेक्ट रखती हैं, और इसके अलावा ये कैंसर कॉजिंग भी हो सकती हैं या स्प्रेड ऑफ कैंसर में ये हेल्प कर सकती हैं। सो इस तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग सब के लिए जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, शॉर्ट फॉर्म में हम इनको VOCs भी कहते हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहला है इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, वो डोमेस्टिक लेवल पे भी हो सकते हैं, आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हो सकते हैं, जिसमें हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल आपको पेंट की दी थी। इसके अलावा हम डिफरेंट और जगहों पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वोलेटाइल होते हैं, तो सॉल्वेंट से ये इवेपोरेट हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। जब ये इवेपोरेट हो जाते हैं तो फिर ये डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो देते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो अब देखें जो आपके फ्यूल्स होते हैं, जो कंबशन इंजन होते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को की कंबशन हो रही है वहाँ पे, तो अगर इंजन जो है वो एफिशिएंट नहीं है तो कई दफ़ा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अनबर्न्ड फॉर्म में, यानी कंप्लीट जलते नहीं है, अनबर्न्ड फॉर्म में वो इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो रहे होते हैं। तो अगर वो अनबर्न्ड फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होंगे तो वो भी फिर प्रॉब्लम काज करेंगे। इसके अलावा टर्पीन्स होती हैं। टर्पीन्स हमारे पास नेचुरल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो है वो लिपिड्स की एक फॉर्म है। आप कह सकते हैं कि जो प्लांट के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये जो है वो टर्पीन्स होती हैं। तो ये हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, या आप प्लांट्स जब डेड एंड डिके वगैरह भी हो जाते हैं तब भी ये इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाती हैं। अब इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट सोर्सेज से जब हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या इफेक्ट रखते हैं? सबसे पहले ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आई इरिटेशन काज करते हैं,
ठीक है, आंखों पे इनका इफेक्ट होता है। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज करते हैं, जाहिर सी बात है अगर इन्वायरमेंट के अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, आप उनको इनहेल करेंगे तो ये आपके लंग्स वगैरह को इन्फेक्ट करेंगे। तीसरा है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो कि कैंसर काजिंग होते हैं या कैंसर को इन्हांस करते हैं, ठीक है, तो ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी रखते हैं। और इसके अलावा ये अगर फोग वगैरह यानी स्मोक वगैरह बनाएंगे तो उसके लिहाज से आपके इन्वायरमेंट की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आते हैं परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, दैट इज पेन। तो अभी हम देख भी चुके हैं कि पेन की प्रोडक्शन कैसे होती है, ये होती है बाय द इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विद volatile organic compounds या हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट। तो इससे हमारे पास इनके केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, तो जनरल हम अभी देख भी चुके हैं। अब परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जो हैं, एक तो हमने कहा कि ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, और ये काज क्या करते हैं, आई इरिटेशन होती है, आइज पे इफेक्ट रखते हैं, ये प्लांट्स पे ये टॉक्सिक इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे अगर हम इनको इनहेल करते हैं तो ये हमारे लिए लंग्स में प्रॉब्लम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये प्रोटीनशियस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या प्रोटीन जो होती हैं उनको ये डैमेज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट और भी ऑर्गेनिजम्स को ये जो है वो उन पे साइड इफ़ेक्ट्स रखते हैं। नेक्स्ट है, बहुत कॉमन है, कार्बन के ऑक्साइड्स। तो आप जानते हो कि कार्बन के मोस्टली हम दो ऑक्साइड्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोल्यूटेंट्स की फॉर्म में। एक है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जानते हो कि जब भी हम कंबस्शन की बात करते हैं, जलने की बात करते हैं, तो एक कॉमन आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कंबस्शन होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो कंबशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पॉइजनस गैस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा सिगरेट वगैरह का जो स्मोक होता है उसके अंदर ये बनती है। अब कंबशन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट जगहों पे हो सकती है। सबसे पहली बात तो जो हम डोमेस्टिक लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं वो तो है ही। इसके अलावा एक नेचुरल फिनोमेना होता है, अक्सर फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, ठीक है, जंगलों को आग लग जाती है जो कि बड़े पैमाने पे जो है वो जिसमें प्लांट्स और डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर जलता है, तो उसके रिजल्ट में भी काफ़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक इरप्शन ये जो आतिशफशां पहाड़ होते हैं जिनसे लावा वगैरह जो है वो निकल सकते हैं, तो उससे भी आपके पास ये डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर जाती हैं। तो इन सारे रिजल्ट्स में, इन सारे सोर्सेज से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के अंदर शामिल हो जाती हैं। अब जब ये एनवायरनमेंट के अंदर शामिल हो जाएंगी यानी हमारी स्मोक का पार्ट बन जाएंगी, तो फिर ये इफेक्ट क्या रख सकती हैं, अगर हम इनको इनहेल करते हैं तो ये एनॉक्सिया का बायस बन सकते हैं। एनॉक्सिया कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को, ठीक है, जिसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये लंग्स को इफेक्ट करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स ही होना शुरू हो जाती है, हमें अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम में खिंचाव सा फील होता है या हमें शॉर्टनेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यानी ग्लोबल वार्मिंग इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, तो उसमें भी ये गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो उसमें भी ये इफेक्ट रखती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो वो वाटर वेपर्स के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि एसिड रेन का बायस बन सकता है। एसिड रेन को भी हम कंप्लीट नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये रिस्पायरेशन में और आई इरिटेशन में जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ज़्यादातर इनका इफेक्ट आइज़ पे और रिस्पायरेशन पे होता है, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो आपके पास पोल्यूटेंट्स हैं अगर ह्यूमन पे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है तो उनकी आइज़ पे और उनके लंग्स पे हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास आइज़ हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्शन करती हैं विद इन्वायरमेंट। और दूसरी बात, हमने ब्रीथिंग करनी होती है, सांस तो लेनी होती है, तो अगर इन्वायरमेंट के अंदर या हवा के अंदर ये पोल्यूटेंट्स शामिल हैं तो वो सबसे पहले हमारे लंग्स वगैरह से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हमारे ब्रीथिंग के दौरान हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। उसके बाद हैं जो पोल्यूटेंट्स वो है सल्फर के ऑक्साइड्स। जैसा कि आपने इंडस्ट्रियल स्मोक में देखा है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये इंडस्ट्रियल स्मोक का या रिड्यूसिंग स्मोक जिसको हम कहते हैं उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, सबसे पहला इसका सोर्स है वोल्केनिक इरप्शन।
ये जो लावा वगैरह ज़मीन से निकलता है उससे जो डिफरेंट गैसेस निकलती हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी शामिल है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट में वहाँ से जाती है। इसके अलावा जो कंबस्शन होती है, और स्पेशली अगर हम कोल वगैरह की कंबस्शन करते हैं तो उसमें कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि बर्निंग के दौरान ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटलर्जी में जिनमें हम मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी मिनरल से या ओर से, तो उसको हम कहते हैं रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है, यानी उनकी जो मेटल की ओर्स हैं उनको हम हाई टेम्परेचर पे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होता है या बर्न करते हैं। तो जैसे आप आयरन सल्फाइड को बर्न करते हैं तो आपके पास ये आयरन ओर बनेगी और सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से भी रिलीज होती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। एक वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है, इसके अलावा बर्निंग के रिजल्ट में जैसे कोल वगैरह की बर्निंग होगी, और इसके अलावा जो रोस्टिंग का प्रोसेस है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसमें मेटल्स को या मेटल के मिनरल्स को ट्रीट करने का एक प्रोसेस है, उसके अंदर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की ह्यूज अमाउंट जो है वो बनती है और वो वहाँ से फिर इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाती है। जब ये इन्वायरमेंट में शामिल होती है तो ये अपने इफेक्ट्स कौन से रखती है। सबसे पहले एसिड रेन, आपने पढ़ा हुआ है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स वगैरह के साथ मिलती है तो ये एसिड रेन का बायस बनती है। इसके अलावा रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा ये प्लांट्स के जो है वो को डैमेज करती है और उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि प्लांट्स के जो ग्रीन कलर है उसको वो डैमेज करती हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये क्रोसिव इन नेचर होती है। क्रोसिव ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी मटेरियल को या जो चीज़ है उसको ख़राब कर दे, उसको डैमेज करे, ठीक है। तो ये जब इंटरेक्ट करती है डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल्स पे जैसे लेदर हो गया, पेपर हो गया या पैंट्स हो गया, तो ये उनको डैमेज करती है या ख़राब करती है। तो ये कुछ बच्चों हैं हमारे पास पोल्यूटेंट्स जिनके कुछ सोर्सेज हमने डिस्कस किए कि वो कैसे कैसे हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं, और फिर जब वो इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं तो वो हम पे कैसे इफ़ेक्ट्स रखते हैं। आज हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है, दैट इज स्मोक, जिसमें हमने दो टाइप्स स्मोक की डिस्कस किए हैं। एक है आपके पास रिड्यूसिंग और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग। डिफरेंट नेम्स आपने इन सब को देख लेना है और आपने केमिकल रिएक्शंस को भी देख लेना है। ज़्यादा डिटेल से जो हमारे कोर्स का हिस्सा है वो है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसके हमने केमिकल रिएक्शन से लेके उसकी जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो सोर्सेज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो इनको आप देखिएगा, कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।